नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। प्रधान सचिव ने जूनियर डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया है। सचिवालय में होगी हड़ताली डॉक्टरों से वार्ता। एनएमसीएच, पीएमसीएच के जेडीए सदस्यों के साथ वार्ता होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार करेंगे वार्ता। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से आज एनएमसीएच, पीएमसीएच के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया था, जूनियर डॉक्टर्स ने, और इस हड़ताल का असर इस तरह से देखने को मिला कि 9 मरीजों की मौत हो गई और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। प्रधान सचिव ने जूनियर डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया है। अगली खबर का रुख करते हैं। पिटाई के विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से बिहार में स्वास्थ्य सेवा ठप पड़ गई है। अब इलाज के अभाव में अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां हम हड़ताल की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना के पीएमसीएच की है, जहां त्राहिमाम मचा रहा। अस्पताल से मरीजों का पलायन जारी है। ऐसे ही हाल पटना के एनएमसीएच का है, जहां जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना हुई। यहां तीसरे दिन भी रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी, ओपीडी और ओटी सेवा पूरी तरह ठप है। यहां इलाज के अभाव में एक बच्ची की मौत हो गई। दूसरी ओर दरभंगा के डीएमसीएच में भी तमाम स्वास्थ्य सेवाएं सुबह से ही ठप हैं। लोगों को बिना इलाज ही अस्पताल से वापस लौटना पड़ रहा है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स लगातार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन सरकार जागी तो जरूर, लेकिन 9 मरीजों की मौत के बाद किस तरह से देखा जाए और अब क्या कुछ कह रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, अब 5 बजे वार्ता का टाइम दिया गया। पहले 4 बजे था। सचिवालय सभागार में स्वास्थ्य सचिव ने बुलाया था, प्रधान सचिव ने, लेकिन प्रधान सचिव ने खुद कहा है कि एनएमसीएच हम जाएंगे, जहां पर सभी डॉक्टर जुटेंगे। तो पीएमसीएच से जेडीए और एनएमसीएच से जेडीए वहां 5 बजे पहुंचेंगे। वहां पर वार्ता होगी और वार्ता में इस बार जेडीए साफ तौर पर कह रहा है कि वार्ता में इस बार हम लोग लिखित आश्वासन चाहेंगे। जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लिखित आश्वासन दे कि वो जल्द जो है पूरा होगा, क्योंकि इससे पहले जो आश्वासन मिला पूरा हुआ नहीं। तो वार्ता का इंतजार करना होगा। लेकिन स्थिति आपको हम बता दें पीएमसीएच की, सीनियर डॉक्टर्स की अतिरिक्त जो है प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन स्थिति असामान्य है। यानी जो मरीज हैं उनकी तुलना में काफी कम डॉक्टर हैं। सभी वार्ड में नर्स के सहारे जो है अस्पताल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपाधापी का माहौल है। एक तरफ अगर कहें मर्चरी रूम में डेड बॉडी भरा हुआ है, डेड बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है ताकि मीडिया की नजर में ना आए। तो तकरीबन 9 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है हरकत में आई और वार्ता करेगी। वार्ता के बाद देखना होगा क्या नतीजा निकलता है। जी बिल्कुल रजनीश, नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इन 9 मरीजों की मौत का जिम्मेदार किसको माना जाए? क्या स्वास्थ्य विभाग को माना जाए या ये जूनियर डॉक्टर्स जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं और इसका जो एक तरह से कहा जाए हर्जाना, और या फिर इसका नतीजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आमतौर पर जो गंभीर मरीज होते हैं या फिर गरीब मरीज होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता निजी अस्पताल में जाने का, वही आते हैं सरकारी अस्पताल में। और जो सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, एनएमसीएच जो अस्पताल है, वहां पर आते हैं और वहां पर धरती के भगवान रूठे हुए नजर आते हैं, इलाज नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनकी मौत हो रही है। और आज भगवान भरोसे पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, डीएमसीएच है। स्वास्थ्य विभाग अगर पहले से अगर जो अल्टीमेटम दिया गया था, अगर कार्रवाई की होती तो आज हड़ताल का असर नहीं देखने को मिलता। बिल्कुल पहले अगर अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई की गई होती तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रजनीश। जेडीयू सांसद हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति बने। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर हरिवंश जी के समर्थन में 125 मत पड़े, जबकि विरोध में 105 मत। उपसभापति चुने जाने पर पीएम सहित तमाम नेताओं ने हरिवंश जी को बधाई दी और हरिवंश जी ने निष्पक्षता के साथ सदन चलाने का वादा किया। 2019 चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को तगड़ा झटका। लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं। शक्ति परीक्षण में एनडीए पास। एनडीए के हरिवंश बने राज्यसभा के उपसभापति।
हरिवंश के समर्थन में 125 और विरोध में पड़े 105 वोट। एंटायर हाउस श्री हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति बने। हरिवंश के समर्थन में 125 मत पड़े, जबकि विरोध में मात्र 105। नतीजों के ऐलान के बाद पीएम सहित पक्ष विपक्ष के नेताओं ने हरिवंश बाबू को बधाई दी। सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने हरिवंश जी की जमकर सराहना की और कहा कि अब सभी पर हरि कृपा बनी रहेगी। चंद्रशेखर जी के चहेते थे। अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का, हरि कृपा। अब सब कुछ हरि भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी उधर हो इधर हो सभी सांसदों पर हरि कृपा बनी रहेगी। हरिवंश के उपसभापति चुने जाने पर राज्यसभा में मौजूद तमाम पार्टियों के नेताओं ने बधाई दी। हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और झारखंड के सीएम रघुवर दास सहित बिहार झारखंड के तमाम नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा काम हरिवंश जी ने किया है, विशेष रूप से हिंदी को बढ़ाने के लिए। हिंदी का जो प्रचार देश और विदेश में इन्होंने किया है। एक पत्रकारिता जगत से निकले जिसकी झारखंड कर्म भूमि थी, वहां से आज अपर हाउस का उपाध्यक्ष की कुर्सी उन्हें प्राप्त हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से और आप सभी पत्रकार मित्रों के तरफ से और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के तरफ से भाई हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हरिवंश जी को इस पद के लिए एनडीए की तरफ से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना। जीत के बाद राज्यसभा में हरिवंश जी ने सभी का आभार जताया और कहा कि मैं भाव विभोर चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली अपॉर्चुनिटी में यह मौका मिला आप सबके सौजन्य से, तो गौड़ मुरारी जी ने जब यह पद संभाला तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। वही हालत मेरी है, क्योंकि मैं इतने अनुभवी लोगों को जिनका संसदीय जीवन इतना अनुभव से भरा देख रहा हूं। पर यही मेरी ताकत भी है। ताकत है कि आप सब लोग रास्ता बताएंगे, रूल्स प्रोसीजर हम मिलकर कैसे आगे बढ़ें। आप साथ हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि हम सब मिलकर सदन को बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश करेंगे। हरिवंश जी का जन्म बलिया के सिताब दियारा में हुआ। पढ़ाई बीएचयू से पूरी की, कुछ दिनों तक बैंक की नौकरी और फिर पत्रकारिता से जुड़ गए। रविवार मैगजीन के पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले हरिवंश सबसे ज्यादा समय तक प्रभात खबर अखबार के प्रधान संपादक रहे। हालांकि हरिवंश जी का रुझान शुरू से राजनीति की ओर रहा। जेपी के अनुयायी चंद्रशेखर के काफी नजदीकी रहे। हरिवंश जी की राजनीतिक पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ जुड़ने के बाद हुई। जेडीयू से 2014 में सांसद बने और अब एनडीए उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर राज्यसभा के उपसभापति भी बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब दिखाते हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का गांव। राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित होते ही हरिवंश के पैतृक गांव सिताब दियारा में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां दलजीत टोला स्थित हरिवंश सिंह के गांव में लोगों ने उनकी विजय की खबर मिलते ही होली खेली और एक दूसरे को मिठाइयां देकर खुशी मनाई। और वहीं मुजफ्फरपुर में रह रहे उनके दोस्तों और चचेरे भाई से बात की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। हरिवंश नारायण सिंह के राज्यसभा के उपसभापति बनने के बाद उनके गांव और सगे संबंधियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और हमारे साथ उनके चचेरे भाई विनोद नारायण सिंह हैं, जो उनके संस्मरणों के साथ हैं। हरिवंश जी का शुरू में नाम अजय जी था। हमको याद है 4th या 5वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों के यहाँ अमरूद का एक बगीचा था, ये एक याद है। चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति के लिए, कभी आप लोगों ने सोचा था उनका राजनीतिक सफर होगा? और नहीं, जब वो पत्रकारिता में थे तो हमको याद है
एक बार वो कलकत्ता में रविवार में उप संपादक थे, हमको मौका मिला उनके घर जाने का। उनकी सादगी देखकर हमको लगा कि यह उप संपादक होकर लड़का एक गद्दा, 4 कुर्सी और एक टेबल और किताब का पूरा समझिए कि इतना मेला लगा हुआ था, किताब ही किताब था, लेकिन आराम के लिए केवल गद्दा, एक 4 कुर्सी, एक टेबल ही लगा हुआ था। यह देखकर हमको लगा यह लड़का बहुत आगे बढ़ेगा। उसी वक्त हमको लगा इन संस्मरणों के साथ कि आज वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। उनके बचपन से जानने वाले लोग से लेकर आज उनके पूरे अध्ययन के श्रृंखला को जानने वाले लोग बताते हैं कि यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का क्षण है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सब लोग हृदय से उनको, बड़े बुजुर्ग हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं और जो युवा वर्ग है वह भी बहुत उत्साहित है। यही है। और मेरे लिए, विशेषकर मेरे लिए तो वो उम्र का इतना ही रहा कि मेरे लड़के के समान है और मेरे लिए जीवन में इससे सुखद और खुशी का क्षण कोई हो नहीं सकता। फिलहाल समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे कृष्णनंदन वर्मा का कहना है कि कोई तीसरा कुशवाहा ही समाज कल्याण मंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। शिक्षा मंत्री के रूप में वो खुश हैं। मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद उस कांटों भरे ताज को पहनने का जोखिम लिया है कृष्णनंदन वर्मा ने। कृष्णनंदन वर्मा जी खुद हमारे साथ हैं। वर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो और ये बताएं, क्या कहीं कुछ मन में या सर पे कुछ चुभ रहा है, कुछ बोझ जैसा लग रहा है या वाकई बधाई के पात्र हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस परिस्थिति में उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी और मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो दायित्व मिला है मुझे, मैं उसका ईमानदारी से और बड़ी गंभीरता से पालन करूँगा और कहीं भी किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मंजू वर्मा जी ने पद इस्तीफा देने के पहले एक कुशवाहा कार्ड खेला था। ये नीतीश कुमार जी के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुश्किलात वहाँ पेश आए होंगे। क्या लगता है कि ये कुशवाहा को हटाकर फिर कुशवाहा को कुर्सी देना भी एक कारण रहा होगा? एक महानता की वजह है कि ये भी हो सकती है? नहीं, ये आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य संस्कृति है वो जात पात को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी जो बिहार की परिस्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं कास्ट फैक्टर आ जाता है। तो एक कुशवाहा को हटाकर ये विभाग कुशवाहा को ही दिया गया है और आगे चलकर निश्चित रूप से किसी नए कुशवाहा मंत्री का मनोनयन होगा और उसको ये विभाग जाएगा। कौन सा होगा वो कुशवाहा? अब ये कोई भी हो सकते हैं जो उसके, लेकिन आप नहीं रहेंगे, आपको तत्कालिक प्रभाव दिया गया है प्रभार। पहले से इतना बड़ा विभाग मिला हुआ है कि ये तो 2 विभाग जो है लॉ और शिक्षा, इतना बड़ा विभाग आप सभी, एक कुशवाहा हटा दूसरा कुशवाहा आया, अब अस्थायी रूप से कोई तीसरा कुशवाहा ही आएगा? संभव है, ऐसा हो सकता है। आखिरी सवाल है कि समाज कल्याण विभाग की जो बदनामी हुई है, उसके दामन पर जो दाग लगा है, उस दाग को कैसे धोएंगे आप? नहीं, अब तो सारी चीज़ें जांच प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं और हम समझते हैं कि पूरा राष्ट्र इस बात से सहमत होगा कि ये टोटल प्रणाली जो है ये सरकारी स्तर से इसका संचालन होना चाहिए। जो लोग कृष्णनंदन वर्मा जी को जानते हैं वो इनके तकिया कलाम को भी जानते होंगे। वर्मा जी, शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। चलिए, अगर ये मंजू वर्मा के लिए भी कहा जा सकता है और इन्हीं वसीर वद्र की इन्हीं 2 मिसरों के साथ हम कृष्णनंदन वर्मा जी को भी शुभकामनाएं देते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच नैतिकता पर बहस छिड़ गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि उनके ऊपर तो चार्जशीट है, वो कब इस्तीफा देंगे। वहीं पलटवार करते हुए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि मजबूरी को नैतिकता का चोला ओढ़ाया जा रहा है। नैतिकता के आधार पर माननीय मंजू वर्मा जी ने खुद इस्तीफा कर दिया। सवाल दरपेश है राष्ट्रीय जनता दल से कि आप नैतिकता के कुलाधिपति हैं तेजस्वी यादव जी, आप है चार्जशीटेड और सम्मन है, आप अपना इस्तीफा देकर सिद्दीकी साहब को कब विधायक दल का नेता बनाइएगा?
माननीय लालू प्रसाद जी न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता है। इन नैतिकहीनता की पराकाष्ठा है। अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको कब हटाइएगा? ये मजबूरी में जो दिया गया इस्तीफा है उसको एक नैतिकता का मुलम्मा चढ़ा करके मैंने अपने लाज को ये लोग बचाना और छिपाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सीबीआई को ब्रजेश के चचेरे भाई रमेश ठाकुर की तलाश है। रमेश ब्रजेश के एनजीओ का सचिव है। ब्रजेश रमेश कनेक्शन की जांच में न्यूज 18 की टीम ब्रजेश ठाकुर के गांव पचुदही पहुंची। सकरा थाना के पचुदही गांव में ही ब्रजेश का बचपन बीता, जहां से स्कूल में पढ़ाई भी उसने की थी। न्यूज 18 को रमेश के पिता और ब्रजेश के सगे चाचा देवेंद्र ठाकुर मिले, जिन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कई राज खोले। उनका कहना है कि एनजीओ में भारी फर्जीवाड़ा है। ब्रजेश डमी पदाधिकारियों और सदस्यों के सहारे एनजीओ चलाता था। पिता की मौत के बाद ब्रजेश अपने गांव आना छोड़ दिया था। अगली खबर का रुख करते हैं। किसानों के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने आक्रोश मार्च निकाला। योगेंद्र यादव की अगुवाई में निकले कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपा कार्यकर्ता प्रतिबंधित इलाके में जबरन घुस गए। फिर चाहे बैरिकेडिंग हो या फिर पुलिस वाले, सबको धकेलते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी मैदान से इनकम टैक्स चौराहे तक जा पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने सपा कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मुख्य सड़क से हटाया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आक्रोश मार्च का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह ने। किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी आज आक्रोश मार्च निकाल रही है। पटना के जेपी चौक से देवेंद्र यादव निकले हैं, अपने तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ निकले। देवेंद्र जी, क्या कुछ मांग है किसानों को? केंद्र सरकार और बिहार सरकार सब्ज बाग दिखा रही है किसानों को। लगातार 2 बार से ये केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार और बिहार सरकार किसानों को सब्ज बाग दिखा रही है। अभी तक मालगुजारी बिहार सरकार ने मालगुजारी बढ़ाकर 1000 गुना ज्यादा कर दिया है। अभी मालगुजारी कल 1 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा और 48 पैसा था, उसको बढ़ा करके इन लोगों ने कर दिया है। अभी तुगलकी आदेश निकला है। आप क्या चाहते हैं? आप इस आक्रोश मार्च से क्या चाहते हैं? मालगुजारी जो तुगलकी आदेश है उसको निरस्त करे सरकार, और जो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य देने की गारंटी की है, किसानों को 2 गुना हम आमदनी देंगे। हालत यह है कि डीजल का दाम बढ़ने से जो जोताई 4 साल पहले 70 रुपया में 1 कट्ठा गेहूं का जोताई खेत का होता था, अब 140 रुपया बढ़ गया। जो मुजफ्फरपुर का बालिका। और इस वक्त रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे लिए चलते हैं। और फुलौत क्यों इम्पोर्टेंट है, जो बिहार को समझते, उदा किशनगंज जो है नेपाल के बॉर्डर पर, वहां से बिहपुर, तो 2 जिलों के बीच में भी दूरी बहुत कम होगी। बिहपुर आपको मालूम है भागलपुर में है, तो ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और इसके अलावे मैं सब बताता हूँ, थोड़ा सा सही मगे ना। और ये हाईवे जो 106 है, ये 106 किलोमीटर टू 136 किलोमीटर को 2 लेन हम हाईवे बना रहे हैं। अभी उसकी स्थिति गड़बड़ है और उसको पेव्ड शोल्डर कर रहे हैं, तो अभी वहां की स्पीड बहुत कम होती है। ये पूरा होने के बाद यू कैन ड्राइव इवन एट 100 किलोमीटर पर आवर। इसमें कुल खर्चा आएगा 1478 करोड़। 1478 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जून 2022 तक इसको हम पूरा करने वाले हैं। और इसके कारण लगभग 2,19,000 मैन डेज जनरेट होगा। और ये जो उदा किशनगंज और बिहपुर के बीच में जो 30 किलोमीटर का लॉन्ग गैप है, वो भी काफी सहजता से भरा जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को ये मजबूत करेगा। साउथ बिहार झारखंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी ये मजबूत करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात आज बिहार के सामने फैसला हुआ है, जो आपको जानना जरूरी है। मित्रों, आज एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि जो गरीब लोग हैं उनको 15 रुपये पर केजी के हिसाब से दाल की सप्लाई करने का निर्णय किया गया है।
आपको मालूम है पहले आज से 2-3 साल पहले दाल को लेकर बहुत किल्लत हुई थी, लेकिन आज अभी पत्रकार मित्रों को हमें बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि 17